सिटी टॉक्स। व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी हमराज बौराई और रेडियो सिटी पर हम लेकर आए एक नया शो जिसका नाम है सिटी टॉक्स, जहां हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे जिसके बारे में लोग बोलने से हिचकिचाते हैं। तो आज इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो पर मौजूद है दीपिका नारायण भारद्वाज। हाय Hey Deepika, हेलो हमराज, welcome to our show. थैंक यू सो मच। So Deepika is an independent documentary filmmaker. She is a freelance journalist and और क्या क्या करते हैं आप खुद ही बता दीजिए। हाँ, मेजरली तो यही है, इंडिपेंडेंटली एज अ जर्नलिस्ट काम करती हूँ, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाती हूँ। आई थिंक जो प्राइमरी काम है मेरा सबसे इम्पोर्टेंट, बट ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं एज समबडी हु इज़ फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ मैन एंड एन इक्वल राइट्स एक्टिविस्ट। सो दैट्स हु आई एम। Yup, men's right activist. दीपिका, डोंट यू थिंक जहां पर हम बात पुरुषों के हक की करते हैं, इसे लोग मजाक के तौर पर लेते हैं? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस एक कल ही का वाकया शेयर करती हूँ। मैंने कल अपने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था कि हमीरपुर में एक आदमी जो है वो पुलिस के पास अपनी कंप्लेंट लेकर पहुंचा कि उसकी पत्नी जो है उसको गरम चिमटे से दागती है। और हेडलाइन जो थी आज तक पे ब्रेकिंग न्यूज़ में ये न्यूज़ चली कि हमीरपुर में एक पति ने एक आया दिलचस्प अनोखा केस, जहाँ पे एक पति ने बोला कि उसकी पत्नी उसको गरम चिमटे से दागती है और पुलिस कर्मी हुए लोटपोट। सो दैट्स हाउ दे टेक। अब यहीं पे आप सोचो कि अगर एक पत्नी जाती पुलिस के पास और उसके पास ऐसे एविडेंस होते या फिर ऐसे उसके ऊपर वायलेंस हुई होती, उस चीज़ को हम लोग कितना सीरियसली लेते हैं। लेकिन एक आदमी को अगर गरम चिमटे से दाग दिया जाए तो वो लोगों के लिए मजाक बन जाता है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बायस है लोगों के दिमाग में। उसका एक कारण ये भी है कि औरतों के ऊपर जो वायलेंस होती है वो आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस हम लोग को दिखती है, या लॉज भी हैं उनके लिए, लोग शेयर भी करते हैं, लोग अपने आसपास होते हुए देखते भी हैं। लेकिन आदमियों के ऊपर जो वायलेंस होती है उसके बारे में बात भी बहुत कम होती है। आदमी बहुत ज़्यादा किसी को जाके बताते भी नहीं है, क्योंकि उन्हीं को ये फिर शेम किया जाता है कि अरे कैसा आदमी है तू, है ना, मार खा रहा है अपनी पत्नी से या अपने पार्टनर से। और खासकर एक अगर महिला उसको पीट रही हो या वायलेट कर रही हो तो लोग हमेशा उसको जज ही करते हैं। तो डेफिनेटली मजाक के तौर पे देखते हैं लोग, और अनफॉर्चुनेटली यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आदमी जो इस तरह की हरासमेंट का शिकार होते हैं वो बाहर आके बात नहीं कर पाते हैं। करेक्ट। एक्चुअली इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा, यूट्यूब पर एक एक्सपेरिमेंट वीडियो था जहाँ पर दिखाया था कि जब एक लड़का एक लड़की पर हाथ उठाता है तो उस वक्त वहाँ पे 4-5 जन की भीड़ उमड़ती है, उसे रोकती है। बिल्कुल। उसके कॉन्ट्राडिक्टरी जब एक लड़की एक लड़के पे हाथ उठाती है तो आसपास के लोग हंसते हैं। एग्जैक्टली वही। तो वो यही प्रूव करना चाह रहे थे कि भाई ये भी तो इंसान है। करेक्ट। अगर इसके साथ गलत हो रहा है तो कोई स्टेप क्यों नहीं ले रहे हो? करेक्ट। वो पर्सपेक्टिव वही है ना हमराज की, एक आदमी तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, एटलीस्ट एक महिला से तो प्रोटेक्ट कर सकता है। और ऐसा कौन सा आदमी है जो किसी महिला से पिट जाएगा? यहाँ पे डाइकोटमी जो है वो ये है कि अगर वापस से हाथ उठा दे तो उसको सारे के सारे पीटेंगे, ठीक है ना। और अगर नहीं अपने आप को बचा पाए तो उसको जज करेंगे। तो मतलब करे तो क्या करे? Exactly. Don't you think there is a loophole in our judiciary system? Like for example, अगर मैं सेक्शन 498A की बात करूं, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है, अगर लड़की ने केस कर दिया कि मुझे मेरे ससुराल वाले परेशान करते हैं, तो विदाउट एनी फर्दर क्वेश्चंस वो लोग डायरेक्टली पूरे फैमिली को, मतलब जिन जिन लोगों पर आरोप लगाए हैं सबको वो लोग हिरासत में ले लेते हैं। आपने इस पर एक मूवी भी बनाई थी, द मार्टियर्स ऑफ मैरिज। करेक्ट हमराज। सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी जो है वो एसेंशली उसको एंटी डाउरी लॉ के नाम से ज़्यादातर लोग जानते हैं, बट वो बेसिकली लॉ जो है वो क्रिमिनलाइज करता है मेंटल एंड फिजिकल क्रूअल्टी सिर्फ एक मैरिड वुमन के ऊपर। और लॉ में ही इनबिल्ट जो उसकी लैंग्वेज है वो है हस्बैंड एंड हिज फैमिली मेंबर्स। तो मैंने 2016 में अपनी डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी थी मार्टियर्स ऑफ मैरिज, जो कि कैसे इस लॉ का धड़ल्ले से लोगों ने पिछले इतने सालों में कम से कम भी 20-25 साल हो गए हैं मिसयूज किया है, एक एक्सटॉर्शन का जरिया बना दिया है, इस बिजनेस हो गया है, ठीक है।
लेकिन थोड़ा सा एक बदलाव जो आया है वो ये है कि इतना ज़्यादा इस लॉ का मिसयूज़ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में इसको बोला कि दिस इज़ लाइक लीगल टेररिज्म, मिसयूज़ ऑफ आईपीसी 498A। तो 2014 में गाइडलाइंस आई जिसमें ये बोला गया कि इमीडिएट अरेस्ट नहीं करोगे आप। Okay. तो वहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ मैं देखती हूँ समाज में पुरुषों और उनके परिवारों को मिला है कि अब इमीडिएटली उठा के माँ को, बहन को, ससुर को, सास को, पति को, मतलब जिसका भी नाम लिखवाया उसको पहले उठा के डाल देते थे जेल में। अब वैसे नहीं होता है, बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने दे दी हैं। लेकिन फैक्ट ये भी है, सच ये भी है कि आंकड़े जो हैं अरेस्ट के वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं। कुछ हज़ार का फ़र्क आया है लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। उसका रीज़न ये है कि जहाँ पे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या जो टियर 1 सिटीज़ हैं वहाँ पे तो लोगों को फिर भी जागरूकता है, लेकिन जो छोटे तबके हैं वहाँ पे अभी भी उठा लेते हैं एकदम से, फिर जेल में डाल देते हैं या अरेस्ट कर लेते हैं। उन लोगों को पता भी नहीं कि क्या रमेश कुमार गाइडलाइंस हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। वो बेचारे इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं। तो अब्यूज़ तो बहुत ज़्यादा है ही है, और यूज़ बिल्कुल उसी तरह होता है कि जितना पैसा निकालना है हस्बैंड और उसकी फैमिली से आप निकाल लो। लेकिन थोड़ा बहुत रिलीफ आ गया है, वो एक मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टेप लिया। बट डोंट यू थिंक कहीं ना कहीं इसके पीछे, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन अ कपल, उन लोगों ने डिसाइड किया कि दे विल गेट सेपरेटेड म्यूचुअली, तो वहाँ उनके लॉयर्स उनको भड़काते हैं कि भाई व्हाई डोंट यू एक्सट्रैक्ट मनी आउट ऑफ देम? बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू, यही होता है हमराज। अब मैंने थोड़े दिनों पहले एक केस शेयर किया था, काफ़ी लोगों ने उसको शेयर भी किया ट्विटर पे, कि एक लड़की का एक्चुअली मेरे पास मैसेज आया था कि लड़की का आया था, पता नहीं लड़के का आया था, आई डोंट रिमेम्बर, बट द बैकग्राउंड वाज कि हाँ, एक लड़के का ही आया था कि शायद उसके भाई का कोई केस था जिसमें जो लेडी थी उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उसके भाई की, उसने, क्योंकि उनकी उसके साथ शादी नहीं हुई थी, तो मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले ब्रेकअप हो चुका था। तो उस लड़की ने रिवेंज में आके, या मतलब शी वाज हर्ट और व्हाटएवर इट वाज, शी फाइल्ड अ रेप केस ऑन दिस बॉय जस्ट बिफोर ही वाज गोइंग टू गेट मैरिड। और जब अब रेप केस फाइल किया तो अरेस्ट तो होगा ही, तो उसका अरेस्ट हो गया। तो इस लड़की ने उस लड़के के पेरेंट्स को फिर फ़ोन करा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं नहीं चाहती थी कि उसका अरेस्ट हो जाए, लेकिन मुझे लगा उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है तो मैंने ऐसे रेप केस कर दिया, तो मैं अब जो कर सकती हूँ वो करूँगी उसको बाहर निकालने के लिए। तो शी वांटेड टू डिपोज इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट सेइंग कि शी डिड नॉट वांट टू फाइल दिस केस या व्हाटएवर हैपेंड। बट देन हर लॉयर थ्रेटेंड हर कि खबरदार जो तुमने केस वापस लिया है, राइट? सो यही एक बार मुझे याद है, मार्टर्स ऑफ मैरिज की पंजाब में हम स्क्रीनिंग कर रहे थे, तो लेडी वेंट ऑन द स्टेज एंड शी एडमिटेड कि मैंने अपने सास ससुर और अपने हस्बैंड के ऊपर झूठा डाउरी का केस किया बिकॉज मैं किसी और से प्यार करती थी। और इन लोगों ने तो मेरे साथ कुछ बुरा भी नहीं किया, सब कुछ जानने के बावजूद भी, लेकिन मुझे मेरे वकीलों ने समझाया कि तुम इनके ऊपर दहेज का केस कर दो और मोटी रकम ऐंठ लो। तो इट हैपेंस, मतलब बहुत सारे केसेस है, और उनमें मैंने मार्टर्स ऑफ मैरिज में भी दिखाया है, कट होता है 10%, 20%। जहाँ पे बहुत अमीर हो आदमी वहां पे तो ये तक होता है कि इतना ला देंगे आपको, और फीस भी अभी हम नहीं लेंगे, जब आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगी तो उसका 25%, 30% हमारे को दे देना। तो इट इज रैम्पेंट, इट इज हैपनिंग एवरीवेयर अक्रॉस इंडिया। बहुत सैड है, लेकिन एक रियलिटी है, ट्रूथ है। अगर आप जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है लॉयर्स का, उसमें खास बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसके एटिकेट्स एंड एथिक्स में लिखा हुआ है कि आपको अपने प्रोफेशन को बिजनेस नहीं बनाना है। बट समवेयर टुडे आई थिंक लीगल प्रोफेशन हैज बिकम अ बिजनेस। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। और इस सब में क्या होता है ना, जिस किसी महिला पे सच में ऐसा कुछ बीत रहा होगा वो इसमें फंस जाती है। एब्सोल्युटली क्योंकि दिखने में क्या आता है, बिल्कुल, बिकॉज जो भी सर्वेस दिखते हैं, कुछ तो आप ही ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किए हुए होते हैं कि द रेट ऑफ फॉल्स चार्जेस इज मोर देन द एक्चुअल केसेस। ये थोड़ा सा एक सोचने समझने वाला स्टेटमेंट है हमराज, क्योंकि
मैं जो काम कर रही हूँ उसकी सीरियसनेस को अंडरस्टैंड करती हूँ. मैं जो काम कर रही हूँ उसके मेरे काम के कोई अब्यूज कर दे उस चीज की सेंसिटिविटी को भी मैं समझती हूँ. तो ये मैं कतई नहीं बोलूंगी कि झूठे केसेस जो हैं वो एक्चुअल केसेस से ज्यादा हैं, क्योंकि असल में बहुत ज्यादा महिलाओं के साथ वायलेंस होता है. और अफसोस की बात यह है कि जिनके साथ एक्चुअल में ये होता है, जिन घरों में एक्चुअल में एक महिला के साथ इस एक्सटेंट तक वायलेंस होता है, ज्यादातर सर्कमस्टेंसेस में वो बेचारी आगे आ ही नहीं पाती. लॉ मिसयूज करने की तो बहुत दूर की बात है, वो आगे आ ही नहीं पाती, वो लड़ ही नहीं पाती, वो पहले ही हथियार डाल देती है, हाथ डाल देती है अपने कि आई कैन नॉट फाइट दिस, बिकॉज शी इज ऑलरेडी सो ब्रोकन एंड सो ट्रॉमेटाइज्ड कि ये सब चीजें करना उसको एक अनदर बैटल लगता है. ठीक है ना. इट इज ओनली द डिवियस माइंड, इट इज ओनली द वंस हु आर ऑलरेडी in somewhat way empowered, in somewhat way they know their rights completely, and who know कि अगर हमारी according नहीं चले तो this is what we are going to do. तो वो वाली जो औरतें हैं वो जाके फेक केसेस करती हैं. लेकिन वही तो जो रिपोर्टेड केसेस हैं, जो स्टेटिस्टिक्स हमारे पास है, यानी कि जहाँ पे FIR हो जाती है, क्रिमिनल केस हो जाता है, वहाँ पे मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा फेक केसेस हैं. आई एम नो अथॉरिटी, मैं कोई ऐसी कोई मैंने रिसर्च नहीं की है जहाँ पे मैंने हर एक केस को उठा के देखा हो कि फेक केसेस वर्सेस रियल जेन्युइन केसेस का कंपैरिजन क्या है. यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा चैलेंज जो है, इनफैक्ट मेरे काम का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि पुलिस के डेटा का तो हमारे पास आंकड़ा है. फॉर एग्जाम्पल, almost in rape cases also, in dowry cases also, the number of cases that are declared as false by police, जैसे 498 के केसेस में 12-13%, 11-12% इस तरह की रेंज रहती है कि आउट ऑफ ऑल द रिपोर्टेड केसेस इतने केसेस जो हैं झूठे पाए गए. रेप के केसेस में वो परसेंटेज है 7 से 8%. बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि पुलिस जो है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के जो सेक्शंस हैं, उनमें 90 to 95% केसेस को चार्जशीट करके कोर्ट में भेज देता है. दे आर लाइक, यार हमारे को नहीं करना है, ठीक है, अभी कोर्ट डिसाइड करेगा सच्ची है कि झूठा है. ठीक है. और कोर्ट में किसी केस को जाने के बाद क्या होता है, या तो सिर्फ अक्विटल होता है या फिर कन्विक्शन होता है. तो अब वो जो अक्विटल और कन्विक्शन का डेटा है वो तो हमारे पास है, और अक्विटल्स बहुत ज्यादा हैं. रेप के केसेस में अक्विटल परसेंटेज है ऑलमोस्ट 65 to 70% ऑफ द केसेस. समवेयर इट इज 80% ऑल्सो. इन डाउरी केसेस द अक्विटल रेट इज 90 to 92%. वेस्ट बंगाल में जहाँ पे सबसे ज्यादा 498 केसेस होते हैं, वहाँ पे कन्विक्शन रेट 2% है, यानी कि 98% केसेस में जो लोग हैं बरी होते हैं. तो सर्टनली देयर आर, द सिस्टम इज फ्लडेड विद फॉल्स केसेस. I don't think it is a comparison any which ways. मैं हमेशा बोलती हूँ कि there is no comparison. औरतें सफ़र कर रही हैं वो भी गलत है, और आदमी अगर झूठे केसेस में सफ़र कर रहे हैं वो भी गलत है. The system needs to give justice to the one who needs it. As simple as that. The system should not allow people to use laws to perpetrate injustice या फिर extort people. तो वो I think responsibility system की है. Correct. अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, आई गेस जलंधर का था वो, जहाँ पर एक लेडी ने एसिड फेंक दिया था एक बंदे पे बिकॉज वो उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था. नो, दैट वाज हरियाणा. मैं खुद उसके पास जाके मिलकर आई थी. शामरुहील है उस लड़के का नाम. ही इज जस्ट 23 year old. वेरी वेरी स्वीट बॉय. मतलब सच अ सॉफ्ट स्पोकन बॉय. और बेचारे के पेरेंट्स नहीं हैं, और वो अपनी बुआ के साथ रहता है. और ये जो लेडी है ये ऑलरेडी मैरिड है. हाँ, डिवोर्स भी नहीं किया अपने हस्बैंड से. अच्छा. हाँ, और अपने ही ताऊ के बेटों पर रेप केस लगा चुकी है, जिसके बाद इसने डिमांड की थी उनसे कि 1 acre ऑफ प्रॉपर्टी जो है इसके नाम कर दी जाए. ओके. तो उन लोगों ने केस लड़ा rather than giving her the property, and they won the case. They got acquitted. तो ये वाला बैकग्राउंड जब पता चला श्याम की बुआ को, तो उसने ऑब्वियसली बोला कि मैं नहीं शादी करूंगी. श्याम एंड दिस गर्ल, हर नेम इज अंजलि, ये पिछले मेरे ख्याल से 3-4 महीने से they were in touch with each other. They used to speak to each other.
एंड इनफैक्ट शाम ने मुझे एक वीडियो भी दिखाया. कहीं ना कहीं आई डोंट नो हम इस कॉन्वर्जेशन में इस बारे में बात करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन स्टॉकिंग जैसे है या फिर कोई लड़का अगर किसी लड़की के पीछे पड़ जाए तो लड़की के पास बहुत सारी कानूनी प्रावधान है जहाँ पे वो रिकॉर्स ले सकती है. शाम को ये लड़की अंजलि फोन के ऊपर ब्लैकमेल करती थी कि मैं सुसाइड कर लूंगी. और उसने मुझे वीडियो दिखाई है जिसमें वो पंखे के ऊपर टंगने की एक्टिंग कर रही है. राइट. और ये सिर्फ शाम की बात नहीं है हमराज. आई कैन टेल यू देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मेन हु हैव कम टू मी एंड सेड कि मैम ऐसे ऐसे ब्लैकमेल कर रही है मुझे और पंखे से टंगने की वो कर रही है अपनी डिमांड मनवाने के लिए. दिस इज सो कॉमन. लेकिन अ मैन कैन नॉट गो टू द पुलिस स्टेशन, है ना. तो शाम वाले केस में भी जब उसकी बुआ ने उस अंजलि के फादर को कंप्लेन किया कि आपकी लड़की जो है ऐसे जबरदस्ती कर रही है शादी की, तो उसके फादर ने बोला ब्लॉक मार दो, ब्लॉक मार दो, जो होगा खुद झेलेगी. बट शी वाज सो ट्विस्टेड इन हर माइंड कि 5 लीटर का एसिड ले जाके 5 लीटर शाम के ऊपर उसने उड़ेल दिया. 28 अक्टूबर का ये अभी केस है. और एक हफ्ते तक आप सोचो हमराज, अभी हम सब देख रहे हैं कि जो केस है श्रद्धा और इस आफ्ताब का, एवरीबडी is in such outrage, you know. The news is all over. True. Right? And it must be, it is really, really heinous crime. लेकिन जब शाम जैसे केसेस होते हैं ना, तब लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं. ये टॉपिक मुझे लाने का मेरा मकसद यही था. हाँ. कि जैसे कि फॉर एग्जांपल श्रद्धा के साथ हुआ, बहुत बुरा हुआ. हाँ. आई टोटली एग्री. बिल्कुल. बट शाम के साथ भी तो बुरा हुआ. बिल्कुल बिल्कुल. उस टॉपिक को किसी ने उछाला नहीं. किसी ने उछाला नहीं, किसी ने बात नहीं करी उसकी. और जब आमतौर पर अगर इस तरह का भयावह सीन हो जाए तो लड़की के घर पे हमने आमतौर पर देखा है कि पॉलिटिशियंस भी पहुंच जाते हैं, एनजीओज भी पहुंच जाते हैं, सामाजिक संस्थान पहुंच जाते हैं, सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं उनको, यू नो, और उनके लिए जस्टिस के लिए बोलते हैं. बट शाम अभी भी पीजीआई रोहतक में एडमिटेड है. मुझे नहीं लगता कि उसे किसी सपोर्ट नहीं मिला किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू. नो नो नो, नथ कोई गया ही नहीं वहां पे. सपोर्ट की बात छोड़ दीजिए, 1 हफ्ते तक पुलिस ने अरेस्ट भी नहीं किया था अंजलि को हमराज. वो तो उसके बहुत सारे दोस्तों ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया, वहाँ पे प्रोटेस्ट किया. फिर यहाँ पे सोशल मीडिया पे मैंने एक पूरा कैंपेन चलाया तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी उसके बाद न्यूज़. फिर उसके बाद मैं खुद रोहतक गई, उससे मिलकर आई. Now we have raised almost 3.5 lakhs for him through crowd fund. हो सकता है शायद अभी उससे ज़्यादा हो गया हो, लेकिन there is no one else at all except me who actually went out and asked him what does he need. उसकी जो इनिशियल ट्रीटमेंट के बेचारे के 50,000 रुपए थे, वो उसके जो वहाँ पे फ्रेंड्स बैठे थे उन्होंने मुझे बताया कि they had to pay. Everybody pulled in and they had to pay. और जब मैंने शाम को बोला कि शाम ऐसे देखो तेरे दोस्तों ने जो करा था वो तो हम लोगों ने टारगेट अचीव कर लिया है जब हमने क्राउड फंड शुरू किया था. अब इससे ज़्यादा क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन कोशिश करूँगी. द टारगेट was 5 lakh rupees, so we hope we'll achieve the target, but he has been supported and I'm trying to get him professional help also. तो हैं कुछ लोग हैं भी, आदमियों के लिए भी हैं कुछ लोग जो सामने आकर उनकी मदद करते हैं, और आना भी चाहिए उनको. जी. This brings me to your next documentary movie, India's Sons. Right. काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है इस फिल्मों से. लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई से कंट्रोवर्सी, इट्स लाइक कि किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इसे लेने से yes there were some platforms that were interested, let me be very honest, but they were paying peanuts. We have हमने इस फिल्म के ऊपर अपने 3.5 साल और बहुत सारा पैसा लगाया है. तो हम ऑब्वियसली, और मतलब ये तो खैर हम लोग भूल ही जाएं कि हम लोग किसी तरह का कुछ प्रॉफिट उससे ले लें, हमारी कॉस्ट भी रिकवर हो जाए, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी. तो इसलिए हम लोगों ने उनके साथ फिर टाई अप नहीं किया. बट जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और दे सेड इट्स अ वेरी कंपेलिंग फिल्म, but it does not fall in line with the strategy of the content. So अब हालांकि
जहाँ पे भी हमने स्क्रीनिंग की है, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बॉलीवुड में काफ़ी रिनाउंड डायरेक्टर हैं, he actually saw the film in one go. 90 minutes की, he kept everything aside, saw the film like ऐसे, मतलब ये स्क्रीन है, और बहुत बड़े डायरेक्टर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, मतलब उनकी डायरेक्टोरियल एक्सपर्टीज की लोग बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे स्क्रीन थी उनकी, और ऐसे आंख गड़ा के वो 1.5 घंटे तक उसमें देखते रहे, चू भी नहीं की, और मतलब तो बहुत तारीफ। भावना सुमाया हैं, बहुत रिनाउंड फिल्म क्रिटिक हैं, उन्होंने मेरी फिल्म देखी, उनको बहुत अच्छी लगी। एवरीवेयर दैट वेयर वी हैव स्क्रीन द फिल्म वी हैव गॉट स्टैंडिंग ओवेशन, बट इट्स ओके। सो आई हैड टू फाइनली चूज कि मैं इसको खुद ही रिलीज करूं, एंड 19th November we are, which is International Men's Day, we are releasing India's Sons. It's going to be available on our website itself. एक छोटा सा नॉमिनल प्राइस रखा है हमने, जिसको पे करके लोग फॉर द नेक्स्ट 48 hours they will have access to the film, and they can watch it. They can watch it with their friends, they can watch it with their families. People can organize screenings for 10-20 people and watch the documentary. But मेरी सबसे यही गुजारिश है कि ये फिल्म जो है, जो केसेस में सामने ला रही हूँ, वो फिक्शन नहीं है, वो रियलिटी है। और बहुत सारे लोग इस रियलिटी को देखते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाते, तो मैं उन सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस डॉक्यूमेंट्री को सपोर्ट करें, इसको स्प्रेड करें, ताकि और लोगों को भी सच दिखे। बिल्कुल, और वो देखेंगे ज़रूर और शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच। एंड इंडिया सन्स के बारे में मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने भी ये डॉक्यूमेंट्री मूवी देखी थी जब यहाँ मुंबई में स्क्रीनिंग हुई थी। मुझे तो इसमें कुछ ऐसी अटपटा सा दिखा नहीं, जो कि OTT प्लेटफॉर्म से इनकार करने जैसा कुछ तो था नहीं, बिकॉज जो भी कुछ था रियलिटी था और ऐसा हो रहा है, और जो चीज़ हो रहा है उसे दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? ना तो इसमें नूड सीन है ना कुछ, जो भी कुछ है साफ साफ सच है, तो क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, अब OTT प्लेटफॉर्म्स का क्या पर्सपेक्टिव था, क्या किस वजह से उन्होंने मना किया, मैं उसके ऊपर तो कमेंट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरा जो हंच है वो ये है कि दे डू नॉट वांट टू गेट इनटू एनी कंट्रोवर्सी। एग्जैक्टली। और मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी आई थिंक 15 दिन पहले की बात है शायद, राजस्थान में, इंडिया में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा झूठे रेप केसेस होते हैं। तो और वहाँ की पुलिस जो है, दे हैव गॉन ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस। और इंडिया सन्स में एक केस भी है राजस्थान से, जहाँ पे आप सोचिए कि एक्सटेंट ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर एक्सटेंट ऑफ लॉ मिसयूज, या किस तरह से रेप के कानून की लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, वो इस केस एग्जाम्प्लीफाई करता है। वहाँ पे हाई कोर्ट के लॉयर्स और कुछ मीडिया पर्सन्स और कुछ पुलिस पर्सन्स, उन सब ने एक गैंग बनाया। उनके पास लगभग 13-14 लड़कियां थी जो कि आई थिंक सेक्स वर्क में इन्वॉल्व थी। वो लोगों के पास उनको भेजते थे, और ऑल हाई प्रोफाइल मैन, वेरी रिच मैन, ठीक है, हनी ट्रैप। डॉक्टर है तो उसकी पेशेंट बन के चली गई, रियल एस्टेट है तो घर खरीदना है वो उससे चली गई। और अब इसको आप सही ले लीजिए गलत ले लीजिए, मुझे नहीं पता, लेकिन when a woman is herself proposing to get intimate, तो ये वाली situations थी। और obviously वो intimacy इसलिए कर रही थी क्योंकि बैक डोर में एक प्लान चल रहा था, प्लानिंग प्लॉटिंग है। तो ये गैंग ने 3 साल में हमराज लगभग 22-23 करोड़ रुपए बना लिए थे। 22-23 करोड़। And then the special operations group over there busted this racket, not just this racket, लगभग शायद 5-6 रैकेट्स इसी तरह के ऑपरेशनल थे जयपुर और उसके आसपास के जगहों पे। उन्होंने वो सब रैकेट्स बस्ट किए। मेरे ख्याल से 50-60 लोगों का तो शायद उस टाइम पे अरेस्ट हुआ था इन टोटो। तो राजस्थान की पुलिस जो है, दे हैव गॉन ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि 43% ऑफ द केसेस कंसेक्यूटिव ईयर आफ्टर ईयर हैव बीन फाउंड टू बी फॉल्स। तो क्या हुआ, रेहाना रियाज है वहाँ की, विमेन कमीशन की चेयरपर्सन है वो। राजस्थान स्टेट विमेन कमीशन की चेयरपर्सन ने
उनके पास शायद 3,500 कुछ केसेस आए होंगे, उनमें से 450 केसेस या 650 केसेस कुछ फॉल्स थे उनके पास जो आए थे, ब्लेटेंटली फॉल्स। उनमें से उन्होंने 60 वो मैटर्स चूज किए जो कि बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीम कानून का दुरुपयोग था। आप समझो जैसा गाजियाबाद वाला केस था, राइट? गाजियाबाद अभी जो फॉल्स गैंग रेप केस था, राइट? 15-20 हाँ बंदों के ऊपर, हाँ नहीं 15-20 बंदों के ऊपर नहीं, गाजियाबाद गैंग रेप वाज की उस लेडी ने रोड पे अपने आप को बोरी में पैक किया हुआ था। शी वाज फाउंड ऑन द रोड एंड इट वाज कॉल्ड निर्भया लाइक एपिसोड, स्वाति मालीवाल और बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, 50 लाख की प्रॉपर्टी के ऊपर। शी हैड कंकॉक्टेड इट अपने लवर के साथ मिलके और 2-3 और लोगों के साथ मिलके, पूरा का पूरा उन्होंने प्लान बनाया था और 5 लोगों को फंसाया था। बट इवेंचुअली द गैंग रेप केस वाज फाउंड टू बी फॉल्स और वो अब अरेस्ट होके सब जेल में है। तो जो इस तरह के ब्लेटेंटली फॉल्स केस थे, तो रेहाना रियाज ने कहा ये 60 मैटर हैं, मैं पुलिस को डायरेक्ट कर रही हूँ इन महिलाओं के खिलाफ 211 आईपीसी 182 आईपीसी के अंडर एक्शन हो। The feminist organizations over there barged into her office, raised slogans in front of her, raised banners in front of her, saying either you withdraw this order or we are going to do protests across the state. आप ये जो महिलाओं के ऊपर एक्शन, जिन्होंने झूठे केसेस किए हैं, उनके ऊपर अगर आप ये बोल रहे हो कि एक्शन लिया जाए तो ये एंटी वुमेन स्टेप है। तो मुझे कहीं पे लगता है हमराज की जो प्लेटफॉर्म्स हैं, दे डू नॉट वांट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड द विमेन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस। मुझे तो वही रीजन लगता है, उसके अलावा अगर कोई रीजन हो तो आई थिंक दे वुड नो। नहीं, एक्चुअली डोंट यू थिंक ये जो लड़कियां आजकल कर रही है कहीं ना कहीं इस लॉ का मिसयूज? क्योंकि मैं समझता हूँ, जैसे कि मैंने वो जो डॉक्यूमेंट्री देखी थी इंडिया सन्स, उसमें एक देखा था मैंने कि एक लड़की ने हनी ट्रैप से पैसे ऐंठे, फिर मुंबई में आके डीजे बन गई थी। करेक्ट, डीजे अदा राइट। तो डू यू थिंक कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ही जिन्होंने आपकी मूवी नहीं ली, उन्हीं ओटीटी प्लेटफॉर्म से कुछ इस तरीके की मूवीज आती है जो कि आजकल के यूथ को मिसलीड कर रही है? कंटेंट तो बहुत सारा है हमराज, ठीक है। नाउ आई थिंक रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का भी मेरे ख्याल से एकता कपूर को डांटने वाला काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर आया था कि यू नो द कंटेंट दैट यू आर प्रेजेंटिंग टू पीपल इज ऑफुल एंड और भी बहुत सारी चीजें थी, बट लेट्स नॉट गो देयर। आई डोंट थिंक शी नीड्स टू बी यू नो सिलेक्टेड और सेग्रीगेटेड, राइट? इट्स पूरा का पूरा एक वो है, सब प्ले कर रहे हैं इसके ऊपर, राइट? तो एवरीबडी जस्ट वांट्स टू मेक मनी एंड व्हाटएवर सेल्स काइंड ऑफ अ थिंग। तो मिसलीडिंग डेफिनेटली कंटेंट है और मिसगाइडिंग कंटेंट भी है। और कहीं ना कहीं आप अभी देखें कि ये श्रद्धा और आफ्ताब वाले एपिसोड में भी, ऑल्दो ही डजंट टेक द नेम ऑफ एनी इंडियन सीरीज बट ही टॉक्स अबाउट डेक्स्टर, तो वो भी एक कंटेंट ही है। बट एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं सोसाइटी देखना चाहती है इन चीज़ों को, इसलिए लोग दिखा रहे हैं हमराज। तो मतलब इट्स अ चिकन एंड एग सिचुएशन कि किसको आप बोलो कि यहाँ से शुरू हुआ, कंटेंट क्रिएटर्स दिखाने लगे, इसलिए इतना ज़्यादा समाज में बिल्कुल केओस मचा हुआ है कि समाज में केओस मचा हुआ है तभी कंटेंट क्रिएटर्स ये दिखा रहे हैं। तो इट्स अ आई डोंट नो हू टू से, बट हाँ मेरे ख्याल से मुझे तो लगता है कि कंटेंट क्रिएटर से ज़्यादा जो लोग अपने सामने होता देख रहे हैं उससे ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। खासकर लॉ मिसयूज़ की मैं अगर बात करूँ तो आई रिमेंबर एक आर्टिकल शायद हिंदू में आया था। आई हैड रीच्ड आउट टू दैट जर्नलिस्ट और मैंने उनसे कोशिश की थी कि मैं उस लड़की तक पहुँच पाऊँ। शी हैड गॉन एंड इंटरव्यूड अ गर्ल हु हैड फाइल्ड मल्टीपल रेप केसेस, और उस लड़की ने बोला था कि जब इतना आसान है पैसे बनाना ये काम करके तो क्यों ना करूं मैं। वो जेल भी जाकर आ चुकी थी एक्चुअली। अच्छा। हाँ, इसी झूठा रेप केस करने में। तो लड़कियों को इन सारे केसेस में कम होता है इनका टेन्योर सजा का? एक्चुअली आईपीसी 182 जैसे जो है प्रावधान, जो कि झूठे केसेस के अगर कोई झूठा केस पाया जाता है तो पुलिस आईपीसी 182 के अंदर कार्यवाही कर सकती है। उसकी सजा भी हो जाए तो सिर्फ 6 महीने है। अच्छा।
और 1000 या शायद 2000 रुपए फाइन है और सजा होती ही नहीं है। मुझे लगता है कि हाँ, मुझे लगता है कि जो मैंने केस किया था, आपको तो पता होगा उसके बारे में, आयुषी भाटिया वाला केस। हाँ, तो आपके ऑडियंस के लिए बता दूं, आयुषी भाटिया इज अ 22-year-old गर्ल फ्रॉम गुड़गांव। उसने 1 साल में 9 अलग अलग लड़कों के ऊपर 9 अलग अलग पुलिस स्टेशंस में 9 रेप केसेस फाइल किए हुए थे। जब मैंने इस केस को टेकअप किया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तब 4 केस ऑलरेडी झूठे निकल चुके थे, उनमें क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी थी। आईपीसी 182 की प्रोसीडिंग्स 2 केस में शुरू हो चुकी थी। उसके बावजूद, और जब मेरे पास ये एक वन ऑफ द विक्टिम्स केम एंड ही टोल्ड मी कि ऐसा ऐसा एक लड़की है, मेरे कंप्लेंट फाइल करने के बावजूद उसने 2 और रेप की एफआईआर करी 1 ही महीने में। बट इवेंचुअली उसके ऊपर एक्सटॉर्शन का केस हुआ, उसके ऊपर और बहुत सारे क्रिमिनल सीरियस सेक्शंस लगे उसके ऊपर भी, एंड हर मदर वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड। तो दोनों का अरेस्ट हुआ था। आयुषी इज स्टिल बिहाइंड बार्स और उसकी मदर को इवेंचुअली हाई कोर्ट से बेल मिल गई थी। तो लेकिन ये बहुत ही मुझे लगता है अनप्रेसिडेंटेड है बहुत। मैंने तो खैर पूरी कैंपेन जो है पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करके सारे फैक्चुअल मैट्रिक्स उस केस के बाहर लाके, मीडिया ने भी थैंकफुली थोड़ा बहुत उस केस को दिखाया, इफ नॉट टीवी मीडिया देन एटलीस्ट द प्रिंट मीडिया। और क्योंकि वो पुलिस को भी वो इतना परेशान कर चुकी थी लड़की, तो आई थिंक द स्टार्स आर एब्सोल्युटली नॉट इन हर फेवर। बट अदरवाइज राइट नाउ हमराज जबलपुर में एक है जिसने 6 रेप केसेस करे हुए हैं। आई एम वर्किंग ऑन दैट। देयर इज अ गर्ल इन मुंबई राइट नाउ। ओके, द मैन शी हैज अक्यूज्ड वो अभी अभी बेल पे आया है, और उस लेडी ने बॉम्बे में मेरे ख्याल से 2-3 रेप केस फाइल कर रखे हैं। उसी लेडी ने दिल्ली में भी 4-5 रेप केसेस फाइल कर रखे हैं। दैट्स अनदर केस दैट आई एम वर्किंग ऑन। जयपुर में एक लेडी है, उसने 8 रेप केस फाइल कर रखे हैं। एक झूठा गैंगरेप केस उसने किया था जो झूठा प्रूव हो चुका है। गुड़गांव में भी उसने एक केस किया था, वो भी झूठा प्रूव हो चुका है। उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये सब होने के बावजूद भी वो और 2-3-4 झूठे रेप केसेस डाल चुकी है। तो गुड़गांव, जबलपुर, मुंबई, दिल्ली, फिर एक जयपुर में गई थी, जयपुर वाला मैंने आपको केस। आज कल रात को मेरे पास एक लड़के का फोन आया था, और आज जब मैं कैब से यहाँ पर आ रही थी तो मैं उस लड़के से ही बात कर रही थी। उसने मुझे बताया कि यूपी में इटावा करके एक जगह है, वहाँ पे एक माँ बेटी का गैंग है। वो उनके साथ ऑब्वियसली बहुत सारे और लोग भी जुड़े हुए हैं, असामाजिक तत्व, जिसमें मेरे ख्याल से कोई एक इन्फ्लुएंशियल इंसान भी है। 8-10 गैंगरेप केस, झूठे गैंगरेप केस कर चुके हैं। पैसे ले लेते हैं, स्टेटमेंट बदल देते हैं। मतलब इतनी नॉनसेंस चल रही है, इतनी नॉनसेंस चल रही है, इतने सीरियस। मतलब मैंने कभी अपनी जिंदगी में एक्सपेक्ट नहीं किया था, जब मैं 498 पे काम कर रही थी, कि मैं किसी दिन रेप और गैंगरेप जैसे एक्सट्रीमली हाइनस, सीरियस और हार्ट ब्रेकिंग जो एक्चुअल क्राइम्स होते हैं, ये उसको हम इतनी आराम से बात कर पाएंगे। मतलब अब मेरे पास जो केसेस आते हैं, जैसे मैं कल ही किसी से बात कर रही थी कि रेप केस डला हुआ है, उस बंदे को बेल के लिए सपोर्ट चाहिए। तो मतलब वो शादी का झांसा देकर रेप किया, 4 साल से रिलेशनशिप था, 5 साल से रिलेशनशिप था, शादी का झांसा देके ये सब किया। मतलब मजाक बना दिया है, which is so unfortunate, which is very very unfortunate यार। Feel bad about it. Imagine the trauma जो रियल विक्टिम्स गो थ्रू करते हैं। और मैं जो आप लोगों को सुन रहे हैं, मैं यही बोलना चाहूंगी, कुछ लोग जो इस काम को ये समझते हैं कि एंटी वुमेन है, मतलब मुझे नहीं समझ में आता इफ दे डू नॉट हैव कॉमन सेंस। लाइक कांट दे सी कि हु इज दिस, हु इज सर्विंग, व्हाट इज दिस हैपनिंग, एंड किसका पर्पस सर्व कर रहे हैं ये। अगर झूठे केस होंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोग उसके बारे में बात करेंगे। कब तक छुपा लोगे आप? रादर देन कंडेमिंग दीज केसेस, जो फेमिनिस्ट्स हैं या फिर जो विमेन्स राइट एक्टिविस्ट्स हैं, वो कहते हैं, वो हम जैसे लोगों को बुरा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये महिला विरोधी हैं। महिला विरोधी हम नहीं हैं, महिला विरोधी वो महिलाएं हैं जो जेन्युइन विक्टिम्स के लिए जो कानून बने हुए हैं, उनके लॉज को
पूरा मतलब जकड़ के और उसको खेल रही निचोड़ है। रही हैं, उसके साथ खेल रही हैं। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से सारे सोसाइटी को एज यूनाइटेड क्राइम अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ लड़ना चाहिए, उतना ही यूनाइटेड हमारे को ये भी होना चाहिए कि नोबडी अब्यूजेस द लॉ। क्योंकि होता क्या है ना, इन लोगों की इस मिसयूज के कारण जो पुलिस लोगों का देखने का जो नजरिया होता है, जो एक्चुअल केसेस होते हैं, वो तुरंत विश्वास नहीं करते फिर। ऑब्वियस सी बात है। एट द एंड ऑफ द डे हमराज, वो लोग भी तो दे आर ह्यूमन बीइंग्स। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब कोविड के टाइम पे जब बहुत महामारी बनी हुई थी, तब बहुत सारे लोग जो हैं जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर रहे थे अपने रिलेटिव्स के लिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको खाने के लिए नहीं था या फिर ग्रोसरीज नहीं थी। बहुत सारी इस तरह की रिक्वेस्ट रोटेट हो रही थी। मुझे याद है कि स्टार्टिंग में सब लोगों ने बहुत मदद की, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने झूठा बोला, गलत इन्फॉर्मेशन दी। तो एक पॉइंट आया जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत स्केप्टिकल हो गए थे कि भैया सारे डॉक्यूमेंट्स दो, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दो, पूरी की तरह पूरी वेट करो इसको, और उसके बाद ही हम लोग किसी ना किसी तरह से हेल्प करेंगे। ऐसा किस लिए हुआ? बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु हैड स्टार्टेड टेकिंग एडवांटेज ऑफ पीपल्स एम्पैथी, पीपल्स सपोर्ट। तो ये केसेस तो मतलब पुलिस वाले जो बैठे होते हैं, मैंने तो डॉक्यूमेंट्रीज के लिए रिसर्च बहुत करी है हमराज, तो लेडी पुलिस ऑफिसर्स, उनकी लैंग्वेज सुन लो ना अगर पुलिस स्टेशन में जाके। एक स्टेटमेंट जो मुझे डेफिनेटली याद आती है, वो राजस्थान में मैं शूट कर रही थी जयपुर में, और तब मैं एक लेडी पुलिस ऑफिसर से बात कर रही थी, एंड शी सेड कि मैम रात के 12:30 बजे मुझे बुलाया गया एक कॉल पे। अच्छा। कि एक महिला का रेप हो गया। 12:30 बजे मैं गई हूँ वहां पे, मोहल्ले का झगड़ा था और खुद ही के कपड़े फाड़ के रेप का इल्जाम लगा रही थी। क्या बोलना आप? कहती मैम हम लोगों ने वहां पे जाके जब देखा जो कुछ भी हुआ है, मैम मेरे को इतना गुस्सा आया ना। और आप ये सोचिए कि मैं फिर उसके बाद सब कुछ मैटर के बाद जब 1:30 बजे घर जा रही थी, तो मेरे सपोर्ट के लिए कौन है ना? तो कहती मैम इतने सारे केसेस हम देखते हैं। अच्छा, एक और बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर है, वो तो डॉक्यूमेंट्री में ही उन्होंने साफ बोला हुआ है कि हमारे पास आती हैं और कहती हैं 4 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में, अब शादी नहीं कर रहा तो मुझे रेप का केस करवाना है। अच्छा। तो मैम ने बोला हुआ है डॉक्यूमेंट्री कि हम पंडित बैठे हैं यहाँ पे। शादी नहीं कर रहा तो मतलब हम पंडित बैठे हैं यहाँ पे, हम आपकी शादी करवाएंगे? तो ये कौन सा क्राइम हो गया भैया? तुम्हें शादी नहीं करनी तो तुम्हारी एम्पावरमेंट है कि हमारा मर्जी है हम किसी से शादी करें। वो लेकिन अगर अपनी चॉइस कर रहा है कि भाई भैया नहीं शादी करना चाहता, तो फिर उसके ऊपर रेप का इल्जाम लगा दो। एंड हंसी की बात है, बट इट इज वेरी सैड हमराज। मतलब जो इंडिया सन्स में हमने डेटा भी दिखाया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है, 2015 में NCRB में ये डेटा रिकॉर्ड होना शुरू हुआ। जिन लोगों को थोड़ा सा रिसर्च का अगर लगे नीड है या आप करना चाहें, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के टेबल्स होते हैं, उसमें एक टेबल होता है जहाँ पे ये बताते हैं कि रेप जो विक्टिम है या फिर जिसने रेप की FIR करवाई है, उसका अक्यूज्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है। जैसे ऑफिस का कोई कोलीग है या कोई अंकल या फैमिली मेम्बर है, तो उसमें पहले ये सेगमेंट नहीं था जहाँ पे रेप ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का सेगमेंट हो। पहले ये था रिलेटिव है या फिर अपना फैमिली मेम्बर है या फिर स्ट्रेंजर है। अब एक सेपरेट से सेगमेंट है जहाँ पे रेप ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज बाय अ फ्रेंड और बाय अ कोलीग और व्हाटएवर, वो सेगमेंटेड है। 2015 में दिस डेटा वाज, और these number of these cases were 21% of the total reported rape cases in India that year. Okay. By 2019, the number has gone to 51%. And in some states, almost 70 to 75% of the cases, rape cases जो फाइल हो रहे हैं, they are यही शादी का झांसा देके रेप किया। कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। आदमी ने, लड़के ने कुछ प्रॉमिस किया था या नहीं किया था, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक आप लाइन लिख दें कि इसने मुझे शादी का बोला था और इसलिए इतने 6 महीने, साल, 5 साल, कभी कभार 10 साल। There have been absolutely bizarre cases where a woman has filed such a case after 15 years of relationship.
तो if that is not mockery of rape, then what is? True, absolutely true. Don't you think these dating apps, it has become a den for such kind of business? Absolutely. In fact, हम लोग पहले ही बात कर रहे थे, मैं आज शायद पहली बार इस केस के बारे में बात कर रही हूँ. There's a boy from Gurgaon who reached out to me recently. उसके खुद के फ्रेंड के ऊपर एक फॉल्स रेप केस हुआ है, उसकी गर्लफ्रेंड ने किया हुआ है. तो दैट्स वाई उसके फ्रेंड ने उसको बताया, जैसे ही उसने उसके साथ शेयर किया, उसने बोला दीपिका मैम से कांटेक्ट करो. ही मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम. लकीली आई इमीडिएटली सॉ इट, आई इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड. उस दिन रात को ही हम लोग आई रीच्ड आउट फॉर असिस्टेंस बिकॉज आई कुड फील कि ही इज इन एक्सट्रीम डिस्ट्रेस. तो इसके साथ हुआ क्या था, ही मेट अ गर्ल ऑन टिंडर, राइट, एंड I don't think she had put her actual age over there. और 2-3 दिन उनकी बातें हुई. They met for lunch one day. उसके 2 दिन बाद she messaged him कि मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुई है, I am mentally very exhausted and I want to have beer. तो he said, okay, this is afternoon right now. I'm not too sure कहाँ पे अपन लोग बैठ सकते हैं. तो if you're okay, you could come at my place. Now she said, okay, I will come at your place. She came over there. जो कुछ हुआ उन दोनों के बीच में consensual हुआ. He dropped her. Finally, सब कुछ बड़ी आराम से, हाँ. The moment she, gets away from him, उसके शायद आधे 1 घंटे बाद she messages him saying कि तुमने क्या मुझे बेचारी लड़की समझा हुआ है? अच्छा. तुमने जो मेरे साथ किया वो बहुत गलत था और अब इसके बाद तुम्हारे को पुलिस ही कांटेक्ट करेगी. And he's like, hello, what just happened? And उसको समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या, राइट. उसके बाद उसको कोई बंदा पुलिस का वो बन के ऑफिसर बन के कॉल कर रहा है, कोई बंदा एनजीओ का बन के कॉल कर रहा है, कोई एडवोकेट उसको कॉल कर रहा है और उसको बोला जा रहा है कि तुम आओ यहाँ पे मिलो, तुम्हारे ऊपर रेप का केस होगा. और जो एनजीओ वाला बंदा था जो उसको डरा रहा था हमराज, मैंने वो पूरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है, वो पता है क्या कह रहा है, पिंक मूवी नहीं देखी क्या? नो मीन्स अ नो. तो वो बोल रहा है सर हमारे बीच में सब कुछ कंसेंशुअल हुआ था. प्रूफ है तेरे पास? रिटर्न में लिया था तूने? कैसे बोल रहा है तो सब कुछ हुआ था, कंसेंट से हुआ था, हाँ? तो ही इज लाइक सर मैंने कुछ गलत नहीं किया सर, वो खुद आई थी, खुद आराम से बैठी थी और मैं उसको ड्रॉप भी करके आया हूँ. ये सब बात है ना कोर्ट और पुलिस को जाके समझाइयो. इफ वुमन सेज कि उसकी कंसेंट नहीं थी तो इसका मतलब नहीं थी, तुम्हारे ऊपर रेप का चार्ज है, तुमने क्राइम किया है. एंड आई वाज लाइक दिस मैन इज सो कॉन्फिडेंट. सच फ्रॉडस्टर्स. एंड इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा था वो जो अपने आप को एनजीओ को बता रहा था. मूवी के जैसे उसने सारी मूवीज देख के सीख लिए होंगे, रट लिए होंगे पूरा. एंड जो बेचारे बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से अगर कोई लड़का हो तो इतना बहुत मुश्किल है डील करना हमराज. मतलब परसों ही मेरे पास सवेरे सवेरे कॉल आया, वेरी वेरी सीनियर जर्नलिस्ट कॉल्ड मी एंड शी सेड दीपिका यू नीड टू हेल्प. मेरी बहुत ही क्लोज नोन है और 61-62 ईयर ओल्ड वो हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं. एक मेड बहुत दिनों से आ रही थी काम मांगने के लिए कि मैं तो बहुत दिक्कत में हूँ. और उन लोगों ने बहुत बार बोला कि हमारे पास काम नहीं है, बट वो इतनी उसने अपनी वो दिखाई, सैड सी स्टोरी सुनाई. तो उनका एक कोई घर था जो थोड़ा सा जिसकी वो करवानी थी सफाई वगैरह, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है तुम कर दो, हम तुम्हारे को थोड़े बहुत पैसे दे देंगे. तो कहा कि दिस जेंटलमैन एक्चुअली टुक दिस वुमन टू दैट हाउस और वहाँ पे पूरा उसने क्लीन किया, आराम से निकली है, उसको पैसे दिए हैं, एवरीथिंग इज कैप्चर्ड इन द सीसीटीवी. आराम से जा रही है, बिल्कुल आराम से निकल रही है. शाम को उनके पास फोन आता है कि आपने तो रेप किया है and they are demanding 30 lakhs. मजाक बना के रखा है. And she's like, can you please help this person out. और बिल्कुल ही, और हैबिचुअल गैंग्स हैं, पुलिस को भी पता होता है. इंडिया सन्स की शूट के टाइम पे मैं तो खैर इतनी सारी सिटीज में गई हूँ अपनी स्टोरीज के रिसर्च के बारे में, पुलिस को भी पता होता है. आई रिमेम्बर आई वाज इन भिवानी इन हरियाणा. वहाँ पे एक एसएचओ से हम जाके मिले तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम आप क्या डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगी, मैं आपको यहाँ पे एक लड़की से मिलवाता हूँ. एवरी सेकेंड डे शी इज स्लीपिंग विद सम मैन और तीसरे दिन आके रेप केस करती है. तो मैंने कहा तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठ के?
तो यार हम नहीं कुछ कर सकते। अच्छा, हमें तो कानून ने बोला है कि लेडी बोल रही है कि रेप हुआ है तो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। हम तो एफआईआर करेंगे। क्योंकि ये जुडिशियल सिस्टम से ही मुझे भी दिक्कत होती है, क्योंकि अगर लड़की ने कह दिया तो उसे फाइल करना है, उस पर पुलिस कुछ नहीं कर सकती। लाइक फॉर एग्जांपल इन वन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्री आई माइट हैव रेड समवेयर एल्स कि एक 90 साल की सास है, तो कहा जाता है कि भाई 90 साल की सास ने मुझे थप्पड़ मारा, दहेज उत्पीड़न का केस वो फाइल भी हो गया है, राइट। केस में लिखा है एफआईआर में कि भाई उंगली का निशान भी है, और वो आती भी है, पुलिस लेके चली जाती है बुढ़िया। बुढ़िया को देखा तो ऐसे ऐसे हाथ कांप रहे। राइट राइट राइट। तो पुलिस वाला बोल रहा है कि इसने एफआईआर लिखा, हम देख रहे हैं नहीं कर सकती, बट एज पर लॉ आई हैव टू अरेस्ट हर। बट शायद उस मूवी के रिलीज होने के बाद शायद देयर माइट बी सम चेंजेस जिसमें कि हम नहीं कर सकते। मैंने जैसे बोला कि नहीं हो सकती। हाँ 2014 में अरनेश कुमार गाइडलाइंस आई अगेंस्ट सच आर्बिट्रेरी अरेस्ट, तो अब पुलिस के भी थोड़े से जो उनकी बिल्कुल फ्रीडम थी कि किसी को भी उठा लो और अरेस्ट कर लो, वो थोड़ी कर्टेल हुई है। बाकी 90 साल की जो वो तो खैर मेरी मार्टर्स ऑफ मैरिज में ही एक दादी का हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था, and she cries and you know that was her last interview and उसके बाद she expired and she held the trauma till her death. दिल पे लग जाती है। हाँ, उनका नाती था जिसको झूठा उसकी वाइफ ने डाउरी के केस में फंसाया था, and she said मेरे को everybody should watch actually that, मुझे बहुत दिनों के बाद ये याद आई बात। शी सेड कि उनको गाड़ी में भर के, इतनी एजड हैं वो, उनसे चला नहीं जाता, और उनको देहरादून लेकर गए थे दिल्ली से, एंड शी हैड सच अ हैरोइंग टाइम। तो मैं बस यही बोलती हूँ कि इतना ब्लाइंड कैसे है सिस्टम, इतना ब्लाइंड कैसे है कानून, और मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी ऐसा कुछ लॉ में लिखा हुआ है कि पुलिस अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज नहीं कर सकती। पुलिस के पास सारे राइट्स हैं अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करने के, लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस नहीं करती है। करप्शन भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। दूसरा ये है कि वो लोग भी डरते हैं। ऐसा पुलिस वालों ने खुद, मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला है कि मैम हमारा क्या जाता है, हमें तो एफआईआर करके चार्जशीट करके कोर्ट भेजना है, अगर हम ना करें तो हमारे को 1000 सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। Correct. अगर हम कर दें हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है। ट्रायल में जाओ तो हम क्यों अपनी नौकरी को रिस्क में डालें। यहाँ पे महिला संगठन आके धरना देने लग जाते हैं, हमारे को हमारी नौकरी के ऊपर बात आ जाती है, तो हम लोग क्यों करें। सो there's a lot of fear in the system, in the people who are in the system. Even if somebody wants to do good, you know, they are either taken out from that place or they are penalized in some manner or other. So ज़रूरत है बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से इस काम को करने की, एंड आई थिंक जैसे जैसे बहुत ज़्यादा अति होती जाएगी मेरे ख्याल से और लोग आवाज़ उठाएंगे। और बस एक चीज़ लास्ट ये बोलूँगी कि especially in case, just in case there are people who are listening to this from outside India, a lot of people feel that, you know, Indian brides are the best. I know so many people, right? So many people now who thought the same, and then they got married happily in India. And there are no generalizations. There are amazing marriages also where, there is an Indian bride and it's fantabulous marriage and everything. But there are a lot of cases where the woman actually went abroad, then lived there just for a few months, wasn't able to, acclimatize herself with that environment, came back to India, filed a 498A case. और आई रिमेम्बर वन सच केस जहाँ पे, मतलब आपने 90-year-old वुमन की बात की तो मेरे को ये ध्यान आया, मतलब इतना ज़्यादा रिडिकुलस है कि द वुमन एक्चुअली स्लैप्ड अ डाउरी केस ऑन द हस्बैंड ऑफ कोर्स। उसकी सिस्टर जो दूसरी कंट्री में मैरिड है, अच्छा, हाँ, उसकी सिस्टर का हस्बैंड, उसकी सिस्टर के इन लॉज, 4 लोग वो, फिर उसका ब्रदर वो दूसरी कंट्री में, हस्बैंड का ब्रदर वो दूसरी कंट्री में, उसकी वाइफ और उसकी वाइफ के भी पेरेंट्स, 4, 8, 9 हस्बैंड की माँ 10, about 10 people she had implicated in 498A, and it's a criminal offense. And you know what the charges were? कि ये लोग फोन पे इंस्टिगेट करते थे मेरे हस्बैंड को। वाह, That's it.
So I think this is very unjust. एंड जब इन सारे मुद्दों पर व्हेन यू रेज योर वॉइस, सो देयर आर दीज सो कॉल्ड फेमिनिस्ट जो कि आपको सोशल मीडिया पर अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। तो उस वक्त कैसा लगता है जब धमकी मिलती है कि आप भी एक विमेन हो और जब आपके साथ कुछ होगा तो हम नहीं रहेंगे आपके साथ, सोच लेना? ऐसा बहुत सारी औरतें एक्चुअली मुझे बोलती हैं कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो क्या होगा, तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो क्या होगा। तो मैं उनसे बस यही पूछती हूँ कि क्या आपके घर में कोई भाई, बेटा या ब्रदर या कोई फ्रेंड नहीं है? मान लो अगर आपके साथ कहीं स्ट्रीट पे कभी कुछ गलत हो जाता है और एट द सेम टाइम आपके किसी भाई या किसी मेल फ्रेंड के साथ भी कुछ गलत हो जाता है, तो क्या आप उनके लिए नहीं सपोर्ट करेंगे उनको? या अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो विल यू नॉट स्टैंड विद देम? तो जस्ट बिकॉज बहुत सारे मतलब लोगों को यूँ लगता है कि अच्छा तुमने शायद कभी ऐसा कुछ फेस नहीं किया है, तुम पहले शादी करके देखो उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि पत्नियों की कितनी हैरेसमेंट होती है। एंड आई एम लाइक, मैंने कब बोला भाई, मैंने कब बोला कि औरतों की हैरेसमेंट नहीं होती? मैंने कब बोला कि औरतों के ऊपर वायलेंस नहीं होती? मैंने तो कभी ये बात बोली ही नहीं है। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि औरतों के साथ होता है, लेकिन बहुत सारे आदमियों के साथ भी होता है। तो जब उनके साथ होता है, कोई उनकी भी आवाज़ उठा दे, कोई उनके लिए भी बात कर दे, कोई उनकी जस्टिस की भी बात कर दे। ऐसा तो नहीं है कि सारी औरतें बिल्कुल सेंट हैं और वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती हैं। बस यही बोलती हूँ, लेकिन लोगों को मिर्ची लग जाती है तो बहुत सारी गालियाँ वालियाँ भी दे देते हैं लोग मुझे, बट इट्स ओके। आई मीन, आई थिंक नाउ आफ्टर 10 years Hamraj, I've come at a point where there are too many people who support me. Just day before yesterday, when I was coming from Gurgaon, so I was invited to a founders day of a NGO which is run by women, and वो women को ही ज़्यादा train करती हैं, but there are a lot of men also, so they give computer and beauty and stitching training to men and women from the underprivileged classes. तो उन्होंने मुझे invite किया हुआ था as a guest वहाँ पे, and all the women that I met over there, all the women, I'm telling you, not one after listening to what I do had to say anything, derogatory about it. सब ने बोला, दीपिका हम तो अपने आसपास होते हुए इतना देख रहे हैं, थैंक गॉड कोई आदमियों के लिए भी काम कर रहा है, सो वी रियली अप्रिशिएट इट। तो बहुत सारे हैं, पुरुष तो खैर हैं ही हैं, बहुत सारे जो सपोर्ट करते हैं, हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिलाएं भी अब बहुत सारी हैं जो जुड़ती जा रही हैं। दे मैसेज मी कि how can we support you, how can we help you, please let us know, how can we volunteer. So I think जो हर रोज़ मुझे messages आते हैं thank you बोलते हुए and we really appreciate your work ये बोलते हुए, I think that's what motivates me, and there is a lot of support, so I would not give into the negativity because I think they are after me because I am making a change. Exactly. Yeah. Very true. And Deepika, there is one more topic which I would like to discuss on is marital rape. Yeah. ये जो नया लॉ आया है marital rape का, अभी आया नहीं है, आने वाला है, मतलब इस पे चर्चा हो रही थी, काफी कंफ्यूजन सा है लोगों को कि एग्जैक्टली है क्या, मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। काफी सारे लोग इस पे कंफ्यूज्ड हैं, so can you please share your views, like Yeah. ये एग्जैक्टली है क्या? So section 375, section 376 जो है, that basically deals with the crime of sexual abuse या फिर rape, सेक्सुअल असॉल्ट। उसमें एक एक्सेप्शन है जहाँ पे ये कहा जाता है कि कोई भी महिला अपने पति के ऊपर, अगर वो महिला 15 साल से कम की नहीं है, वो अपने हस्बैंड को रेप के चार्जेस के अंडर इम्प्लिकेट नहीं कर सकती। एज इन एक एक्सेप्शन है सेक्शन 375 में कि हस्बैंड्स कैन नॉट बी चार्ज्ड ऑफ रेप। तो अभी जो कॉन्वर्जेशन चल रही है वो ये चल रही है कि ये जो एक्सेप्शन है लॉ के अंदर ही, ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिस्क्रिमिनेट करती है मैरिड वुमन के। ये डिस्क्रिमिनेट करती है एक मैरिड और अनमैरिड वुमन में, क्योंकि अनमैरिड वुमन तो किसी के ऊपर भी जाके अगर उसके साथ किसने सेक्सुअल अब्यूज़ किया है तो उसको अलेज कर सकती है रेप। लेकिन यहाँ पे एक मैरिड वुमन है जो अपने पति को ही रेप के चार्ज में
अगर मान लो उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है तो वो उसको रेप के चार्ज में इम्प्लीकेट नहीं कर सकती, या उसके ऊपर रेप का एलिगेशन नहीं लगा सकती, एफआईआर नहीं दर्ज कर सकती। तो इसलिए इस एक्सेप्शन को रिमूव किया जाए। और जो 376 का एम्बिट है उसके अंदर हस्बैंड्स को भी लाया जाए। तो ये है मैरिटल रेप। ओके, सो कोई नया लॉ नहीं आ रहा है, जो ऑलरेडी एक लॉ में जो एक्सेप्शन है उसको हटाने की बात कर रही है कि हस्बैंड्स भी इसमें इस एक्सेप्शन को हटाओ क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक स्प्लिट जजमेंट आई, जिसमें एक जो जज थे उन्होंने बोला कि हाँ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये डिस्क्रिमिनेट करता है आदमी और मैरिड और अनमैरिड वुमेन के बीच में। एक जो जज थे उन्होंने बोला कि ये जो एक्सेप्शन है ये एक लेजिटिमेट एक्सेप्शन है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये मतलब किसी की वायलेशन ऑफ राइट्स नहीं है, ये एक बहुत थॉट आफ्टर एक्सेप्शन है ये, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ये। साफ साफ मतलब सिंपल लेमैन तरीके में कि ये जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। तो स्प्लिट वर्डिक्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ मैटर। फरवरी में उसकी शायद हियरिंग्स नेक्स्ट डेट है। अगर मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं लोगों को बताना चाहूँ तो ये है कि जैसे आज के समय पे कोई भी महिला जाके अपने पति और उसके पूरे परिवार को दहेज और घरेलू हिंसा के केस में अंदर करवा सकती है या फिर एफआईआर दर्ज करवा सकती है, उसी तरह ये कानून अगर मतलब ये एक्सेप्शन अगर हट गई तो कोई भी शादीशुदा महिला अपने पति के ऊपर रेप का केस कर सकेगी कि जो सेक्सुअल उनके बीच में रिलेशनशिप था वो उसकी कंसेंट नहीं थी, और इसलिए वो जो आदमी है उसका जो पति है उसको रेप के लिए पनिश किया जाए या उसको जेल में डाला जाए। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि जैसा मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, इतना सारा रेप लॉ का ऑलरेडी अब्यूज हो रहा है। सेक्शन 498A में जब 2014 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि इमीडिएट अरेस्ट नहीं होंगे, उसके बाद से एक पैटर्न जो बहुत यूजुअल सा देखने लग गया वो ये है कि 377 एक प्रोविजन होती है अननेचुरल सेक्स की। इतने सारे 498 के केसेस हैं आज के टाइम पे जहाँ पे 377 ऐड करने लग गए लोग ताकि हस्बैंड का अरेस्ट हो जाए। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आप एक ब्लैंकेट वेपन दे रहे हो, पावर दे रहे हो। इफ अ वुमन हु इज अ वाइफ, शी वांट्स टू गो एंड फाइल अ रेप केस फॉर even if there has been no sexual abuse, no sexual violence, nothing at all, वो 376 का केस डाल देगी हस्बैंड के ऊपर, हस्बैंड बिल्कुल इमीडिएटली जेल में। क्योंकि रेप का तो लॉ वैसा है, जैसे ही एफआईआर होती है बंदे को सीधा का सीधा जेल में डाल दिया जाता है। तो हालांकि ऑलरेडी एक मैरिड जो लेडीज हैं, और बहुत सारी लेडीज हैं कि अगर एक वाइफ का रेप होता है तो क्या उसके पास जस्टिस का कोई वो नहीं होना चाहिए, प्रावधान नहीं होना चाहिए, उनके मिसयूज इज नो ग्राउंड नॉट टू हैव लॉज, फिर तो हमारे पास कोई भी लॉज नहीं होंगे अगर मिसयूज की वजह से हम कोई लॉ ना लाए। तो मैं उन लोगों को सिर्फ यही बोलना चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि लॉ नहीं है। 377 जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया, 498A, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो सेक्सुअल वायलेंस ऑन अ मैरिड वुमन रिकॉग्नाइज करते हैं। एफआईआर हो सकती है, लेकिन वही बात है ना, अगर प्रूफ हो, अगर वायलेंस हुई हो। अब आप ऐसा लॉ लेकर आ रहे हैं जहाँ पे 6 साल बाद एक वाइफ बोल सकेगी। Exactly, that's what my point is, because जब मैंने ये 6 साल पहले एक दिन he had sexual intercourse with me which was not with my consent, और आज मुझे याद आया इसलिए मैं फाइल करने आई हूँ। मैं इतने टाइम तक बता नहीं पाई क्योंकि मुझे डराता था, धमकाता था, तो अब मैं जो है इसके ऊपर रेप केस कर रही हूँ। तो how will the man prove innocence? Just how can the person prove innocence of what happened Correct. 5 years ago or 6 months ago or maybe 3 months ago? ठीक है ना, वो अपने आप को इनोसेंस अपनी प्रूव कैसे करेगा? तो आई डोंट नो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट अगर ये प्रोविजन आया तो फिर तो वही होगा जो एज यूजुअल होता है, सारे लॉज बायस्ड हैं, काफी ज्यादा केओस होगा फॉर श्योर, बहुत ही ज्यादा केओस होगा। आई रिमेम्बर 2012 में एक लॉ आने वाला था, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, जहाँ पे वो लॉ तो सिर्फ इतना था कि अगर मैरिज इररिट्रीवेबली ब्रोकन डाउन हो गई है तो डिवोर्स हो सकता है,
उस ग्राउंड पे, जबकि अभी तक इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एक ग्राउंड नहीं है डिवोर्स का इंडिया में, वेस्ट में है। तो मतलब नो फॉल्ट डिवोर्स बोलते हैं उसको, कि भैया ना इसकी गलती है ना इसकी गलती है, अब डिवोर्स करो, ठीक है। तो म्यूचुअली, हाँ, मतलब म्यूचुअल के अलावा बेसिकली एक चीज़ है जहाँ पे कोई रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटी नहीं, कुछ नहीं है। तो अब फेमिनिस्ट और वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट ने क्या बोला कि ठीक है ये ग्राउंड तो ले आओ, लेकिन अगर ये इस तरह से डिवोर्स हो रहा है ना तो लेडी को जो है 50% प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए हस्बैंड की, और वो भी सिर्फ उसकी कमाई नहीं हुई, एंसेस्ट्रल भी, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत धरने किए थे उस टाइम पे, तो ये लॉ जो है वो नहीं आया था इवेंचुअली। बट उस टाइम पे मुझे याद आता है एक न्यूज आर्टिकल आया था, जाने कितनी सारी औरतें हैं जिन्होंने अभी अपने डिवोर्स प्रोसीडिंग्स या अपने केसेस रोक के रखे हैं कि ये लॉ आए और 50% प्रॉपर्टी का जो है हमारे को फिर इस लॉ के अंडर राइट मिले, तो अभी रोको, जब सही लॉ आएगा तब उसके बाद फाइल करना। तो अभी अगर मैरिटल रेप भी आ गया तो लोग बहुत सारे होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि एक बार ये मैरिटल रेप आए और उसके बाद 498 तो कुछ नहीं है। मैं तो बोलती हूँ अगर मैरिटल रेप का प्रोविजन आ गया तो मुझे लगता है 498 बहुत कम हो जाएंगे, बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम। रिसेंटली एक आर्टिकल शायद आपने ही शेयर किया था जिसमें कि एक लड़की पूछती है किसी और बंदी से, शायद वो लॉयर ही थी, एक्टिविस्ट थी, कि भाई आई एम मैरिड एंड आई एम प्रेग्नेंट, ये बेबी मेरे हस्बैंड का नहीं है, राइट, ये किसी और का है, राइट, तो व्हाट शुड आई डू। तो लड़की उसको सिखा रही है कि डोंट वरी, इट्स योर हस्बैंड्स ड्यूटी टू लुक आफ्टर योर बॉय, चाहे वो उसका है या नहीं है, यू डोंट वरी अबाउट इट, लॉ ये करने बोलता है। आई टेल यू समथिंग, जाके केस कर दे वहाँ पे पुलिस में और फिर देख क्या होगा, फिर धीरे धीरे हम लोग बिल्टअप करेंगे, फिर अगर ये डिवोर्स हो भी जाएगा तुझे एलिमनी भी मिलेगी, बच्चे को भी वही पालेगा, यू आर फ्री। एब्सोल्युटली। मैंने वो स्क्रीनशॉट शेयर किया था और वो हेल्यूवा वायरल हो गया था। मेरे ख्याल से बहुत सारी मीम पेजेस पे भी वो फिर पहुंच गया था। लेडी खुद को फेमिनिस्ट बताती है, हाँ, फेमिनिस्ट है वो, हाँ। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन रेज किया ऑथेंटिसिटी पे कि यार ऐसे कौन करता है ना, मतलब ये फेक प्रोफाइल होगा, ऐसे ही फालतू में लिख दिया। तो इसीलिए मैंने एक थ्रेड बनाया जब ये पोस्ट किया था मैंने, कि ये एक इमेजिनरी एडवाइस नहीं है। मार्टर्स ऑफ मैरिज में ही एक केस जो है वो ऐसा ही है कि जब इन जनाब ने अपने 2.5 साल के बच्चे का DNA टेस्ट करवाया बिकॉज ही हैड सम सस्पिशंस, तो उनकी वाइफ ने इमीडिएटली जैसे उसको पता चला कि इसने DNA टेस्ट करवा लिया है, 498 फाइल किया। दिस मैन वाज अरेस्टेड, ही वाज इन आर्थर रोड जेल, ठीक है। He had to fight for 7 years, right? 7 years. 7 years. And this woman was demanding a house worth 1.5 crore, right? And उसने डाउरी केस किया, इसको अरेस्ट तो करवा ही दिया था। I think he was in jail जब उसकी DNA रिपोर्ट आई थी उसके पास, where he got to know that he is not the father of the child. तो आप सोचिए कि इस इंसान को किस ट्रॉमा से गुजरना पड़ा। पहली बात तो ये जानना कि जिस बच्चे को आप इतना प्यार कर रहे हो वो आपका बच्चा नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर अगर आपने मतलब उसने तो कोई आवाज भी नहीं उठाई थी, उसने सिर्फ DNA टेस्ट किया था क्योंकि उसको सस्पिशन था। सिर्फ उसी बात के ऊपर उसको जेल में डाल देना झूठे डाउरी के केस में। फिर उसके बाद 7 साल वो बंदा लड़ा जस्ट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड जस्ट टू सीक जस्टिस फॉर हिमसेल्फ। He wanted to fight, paternity fraud के ऊपर वो बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन सिस्टम इतना ज़्यादा लेथार्जिक है ना हमराज, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक है। तो फिर इवेंचुअली उनके केसेस ख़त्म हुए। He did not pay a penny to this woman and he also did law and now he is a practicing advocate at the Delhi High Court. तो मतलब बहुत सारे लोगों ने उस स्क्रीनशॉट को देखकर ये बोला कि ये तो फेक है। तो मैं बस लोगों को यही बताना चाहूँगी कि रियलिटी इज मोर स्ट्रेंजर देन फिक्शन। कोविड के टाइम पे मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए थे जहाँ पे अब उस बंदे को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, तो ये उसकी गलती तो नहीं है ना, सारी दुनिया लॉकडाउन में, राइट। तो और कुछ ऐसे आदमी थे जिन्होंने थोड़े से पहले टाइम पे ही स्टार्टअप शुरू किया था या शादी की थी, या मतलब फाइनेंशियली इतने ज़्यादा वो नहीं थे, और कोविड ने तो सबको हिट किया था। तो उस टाइम पे
ये तो आंकड़े हमारे पास बहुत सारा है कि महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस कितना हुआ, लेकिन किसी ने भी ये इसके ऊपर नहीं देखा कि कितने सारे आदमियों के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस कोविड के टाइम पे हुआ है। मुझे याद है एक आदमी का केस आया था मेरे पास, उसकी फोटोज भी थी, मैंने शेयर भी किया था। फरीदाबाद का केस था। पूरा सिर उसका लहूलुहान था, खून ऐसे टपक रहा था। उस सिचुएशन में वो गया था पुलिस स्टेशन, पुलिस ने उसकी एफआईआर नहीं लिखी। उसको यही बोला कि हमें क्या पता क्या मामला है, पहले आपकी वाइफ से पूछेंगे। फिर उसके बाद इवेंचुअली क्योंकि सोशल मीडिया पे हम लोगों ने इतना वो कोशिश किया था, तो उन लोगों ने क्या किया, उसकी वाइफ के खिलाफ भी केस कर दिया और इसके खिलाफ भी केस कर दिया। So that's not justice. ये तो कुछ अलग ही बात हो गई कि भाई इससे मेरे को चाकू मारा नहीं, चाकू जिसने मारा पहले हम उसको पूछेंगे। ये क्या बात हो गई? एक और केस था, काफी वायरल हुआ था, जिसमें आई थिंक झज्जर या रेवाड़ी का केस था, जिसमें एक प्रिंसिपल या फिर टीचर है वो, उन्होंने काफी टाइम सीसीटीवी फुटेज से कैप्चर किया अपना वायलेंस। उनकी वाइफ उनको बैट से पीटती थी बहुत बुरी तरह से, बच्चे के सामने पीटती थी। और उन्होंने बहुत सारी जब वीडियोस बना ली अपने आप के ऊपर हुई हरासमेंट की, तब फाइनली उन्होंने जो है कंप्लेंट किया। एज ऑलवेज पुलिस ने सुना नहीं उनका, कोई एफआईआर नहीं हुई। देन ही वेंट टू द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने भी ये सारे एविडेंसेस देखने के बाद, यूं नहीं कि लेडी को एक दिन के लिए भी आप जेल में डाल दो, नहीं, हाई कोर्ट ने सिर्फ लेडी को रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया कि आप इनको पीटेंगी नहीं, आप इनके आसपास नहीं आएंगी, दैट्स इट। उस तरह की वीडियो अगर एक आदमी के उसकी वाइफ को पीटते हुए वायरल होती, तो मेरे ख्याल से उस आदमी का इमीडिएट अरेस्ट हो जाता। तो है, काफी ज्यादा बायस है सोसाइटी में, बट वही है कि जितना लोग इस तरह की चीजों को देखने लगेंगे, ज्यादा सुनने लगेंगे, तो अवेयरनेस भी आएगी और लोगों में एक सेंसिटिविटी भी आएगी कि इस तरह से होता है। हमारे को तो बहुत जल्दी समझा देते हैं कि फेमिनिज्म का मतलब एंटी मैन नहीं है, फेमिनिज्म का मतलब इक्वालिटी है। अरे भैया, इक्वालिटी है, फिर उसके बाद तुम इस तरह की जब हरकतें अगर कोई औरत कर दे तो उसको तुम कंडेम भी नहीं करते हो। अगर लड़का गलत कर रहा है, इट हैज बीन प्रूवन ही इज रॉन्ग, तो ही इज रॉन्ग। एब्सोल्युटली, अगर उसने गलत किया तो गलत है। करेक्ट। आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज्ड हैं ऐसे लोग, बहुत ज्यादा। पता नहीं वो विमेन एम्पावरमेंट दिखा रहे कि अपनी सोच कूल क्वेश्चन के नाम पे आप 12 साल की बच्ची को स्मोक करना दिखा रहे हो। हाँ, मुझे नहीं पता कि 12 साल की बच्ची अगर स्मोक कर रही है, 12 साल का बच्चा स्मोक कर रहा है, तो उसको 4 थप्पड़ पड़ेंगे, ठीक है ना? और आप 12 साल की बच्ची को सिगरेट पीना कूल क्वेश्चन के नाम पे दिखा रहे हो। कम ऑन, दैट इज जस्ट क्रेजी। और कहीं ना कहीं आई थिंक आपके इस सवाल ने या इस शेयरिंग ने आपके पहले वाले सवाल का जवाब दे दिया। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने इंडिया सन्स को क्यों नहीं लिया। दी मोस्ट ऑफ दी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स राइट नाउ, उनके जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो नॉट टू एक्सप्रेस इन टू मेनी वर्ड्स, बट उनके जो डिसीजन मेकर्स हैं वहां पे इस तरह का पर्सपेक्टिव जो है काफी हावी है। आई थिंक दे हैव वेरी स्क्यूड understanding of what equality is. All right, Deepika, so we'll sign off now, but before we sign off, I just want you to give one piece of advice to all the men who are watching and those women who are filing false rape charges. तो वैसे 2 मैसेज होंगे, पहले उन मेन के लिए दो जो कि इन सारी चीजों से गुजर रहे, तो हाउ दे शुड रिएक्ट, ऐसे सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए। मेरा एक ही मैसेज है हमराज कि आज हम 2022 में हैं, गूगल हमारे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे सबके हाथों में गूगल होता है। तो अपने हाथों से अपने ही आप को हार्म करने से पहले ही अपने हाथों में जो फ़ोन है उसमें गूगल करके मदद खोजिए। और कल ही मैंने एक इंटरव्यू में बोला, मुझे बहुत अच्छी लगी वो लाइन, कि आपके अधिकारों की लड़ाई आप जिंदा रहकर ही फाइट कर सकते हैं, मर के फाइट नहीं कर सकते। सो सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन। इंडिया सन्स में एक अरविंद भारती की स्टोरी है,
उन्होंने 2017 दिसंबर में सुसाइड किया था और 16 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था। बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली पूरी आप बीती उसमें उन्होंने बताई थी कि लेकिन जो चीज़ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि उन्होंने कहा था कि मेरी मौत का कारण पहले अंधा कानून है, ये उनके शब्द थे उनके सुसाइड नोट में, और दूसरा मेरी पूर्व पत्नी रिचा ने उनके ऊपर पहले झूठा डाउरी का केस किया था, वो 8 साल तक उसको लड़े, जीते, डिवोर्स हुआ, फिर डिवोर्स होने के बाद भी वो उनके पीछे पड़ी रही, फिर उसने उनके ऊपर झूठा रेप का केस किया और 15 दिन अरविंद जो है जेल में जाकर आए। और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में एक और चीज़ लिखी कि कानून, सिस्टम, पुलिस तो सिर्फ महिलाओं के हैं, पुरुष तो पैदा होते ही अपराधी हो जाता है। अरविंद ऐसे इंसान है जिन्होंने लॉ भी करी थी हमराज। He wanted law करने के बाद he fought his cases and he was able to get out of that all those cases and all that. लेकिन मतलब he kept on getting bashed, kept on getting harassed because of the biased laws. Eventually उनकी हिम्मत टूट गई types, तो जब ये रेप केस हुआ उनके पास ऊपर, उससे वो उस सिचुएशन में हुआ था जब एक्चुअली रिचा ने किसी लोगों से उसको बहुत बुरी तरह से पिटवा के और उसके घर में अपने उसको बिना कपड़ों के और बिना खाने के 3 दिन तक रखा था। पुलिस ने रिचा के घर से अरविंद को रेस्क्यू किया था, लेकिन उसके बाद रिचा ने ही अरविंद के ऊपर जाके रेप केस कर दिया। तो आप ये सोचो कि अंधापन कितना ज्यादा है। ऐसा पुलिस को कब किसने बोला कि आप बिल्कुल ही मतलब अंधे हो जाओ महिला कानूनों के नाम पे। तो लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगी, अगर एक अरविंद है तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने खुद अपनी बैटल्स को फेस किया, फ्लाइंग कलर्स में उन केसेस को जीता। तो गाइडेंस है बहुत सारी अवेलेबल आज के टाइम पे। ऐसे बहुत सारे आदमी हैं जो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे यूट्यूब चैनल पे एक दीप्तांशु शुक्ला का एक इंटरव्यू है, वो IITian है और उनके साथ भी इसी तरह का वाकया हुआ। नाउ ही इज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट and he's helping other people as well. तो सक्सेस स्टोरीज भी बहुत सारी हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ठान लिया कि वो एक्सटॉर्शन के आगे गिव इन नहीं करेंगे, वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे and they're going to set an example. So like I said, you can only fight when you're alive. If you're dead, then everything is dead. Don't do that. Don't think that everything is over. It is not the end of the life. These cases are not the end of the life. Spending some time in jail is not the end of the life. Fight back. Please fight back. And please get in touch with people who are helping men out there. और आप अपनी सिटी में या फिर जहाँ पे भी हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सहोदर इंडिया है, सहोदर ट्रस्ट है, फिर मेन वेलफेयर ट्रस्ट है दिल्ली में, फिर उसके बाद NCM इंडिया है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं डिफरेंट जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए, उनसे हेल्प लीजिए। और दूसरा मैसेज उन औरतों के लिए जो अपने पावर्स को मिसयूज करती हैं, उनको सिर्फ मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी शायद कि एक तो कर्मा, ठीक है, आप शायद आज ये सब गलत करके बच जाएं, बट कहीं ना कहीं कर्मा आपके सामने आएगा फॉर श्योर। और दूसरी चीज़ ये कि मेरी जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो आने वाले टाइम में आपके खिलाफ खड़ी होंगी और कोशिश करेंगे कि आपको एक्सपोज करें सारे समाज के सामने। While I say this, I also want to add कि this is not a battle between men and women. This is not a battle between who is more victimized and who is less victimized. This is not a comparative battle. This is about justice and it should be given to anyone who has been wronged. चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो। यहाँ पे बात जेंडर की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात जस्टिस की हो रही है। और औरतें भी गलत हो सकती हैं, आदमी भी गलत हो सकते हैं। जो गलत है उसको पनिश करो। और मैं कहीं पे भी ये नहीं बोलती हूँ कि आदमी जो गलत करते हैं उनको किसी भी तरह की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, बहुत हार्श पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कोई भी आदमी अगर एक औरत को ये समझ के कि वो पावरफुल है वायलेट करता है, हार्शेस्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन कोई भी औरत अगर ये सोच के कि वो वीकर जेंडर होने का फ़ायदा उठा सकती है और किसी भी आदमी का एडवांटेज ले सकती है, तो मुझे लगता है कि उनको भी
उसी तरह से पनिशमेंट मिलनी चाहिए, एंड दैट वुड बी इक्वालिटी. बाकी मैं सब लोगों से यही बोलूँगी कि फेमिनिज्म और मेंस राइट एक्टिविज्म के नाम पे प्लीज़ एक दूसरे से झगड़िए मत. यहाँ पे कोई मैं जीता वो हारी या वो जीती मैं हारा, इस टाइप की कोई बात नहीं है. प्लीज़ हैव अ वेरी हेल्दी डिस्कशन इफ़ यू आर एवर हैविंग डिस्कशन ऑन जेंडर डिस्कोर्सेस, टू एक्सेप्ट दैट देयर आर प्रॉब्लम्स ऑन द अदर साइड एज वेल. कहीं पे भी विमेंस राइट्स को इम्पैक्ट नहीं करती है. इनफैक्ट जितना उन लोगों को एड्रेस किया जाएगा जो कि लॉज, जो बेनिफिशियल लॉज प्रोटेक्शन के लिए बने हुए हैं, उसको जो मिसयूज कर रहे हैं, जितना उसको एड्रेस किया जाएगा उतना ही ज्यादा सिस्टम उन लोगों के लिए दुरुस्त होगा जो जेन्युइन विक्टिम्स हैं. करेक्ट. व्हिच आई थिंक इज अ गुड थिंग फॉर women also, right? And of course it will help protect the innocents also. So that's the only thing. This is not a war. This is just about human beings caring for each other irrespective of gender. Correct. तो in simple words, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, फिर चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला. Right. And दीपिका, जाते जाते आप प्लीज हमें बता दीजिए कि हम इंडिया सन्स को कब और 19th November, India Sons will be, documentary film will be available on www.indiasons.com. There's a small nominal price that you can pay to watch it, and the film will be available for viewing for about 48 hours. I really request, अगर आप देखते हैं इस डॉक्यूमेंट्री को तो हमारे को ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी. कहीं पे भी इसके बारे में लिखना चाहें तो #IndiaSons ज़रूर यूज़ करें ताकि हम आपके रिव्यूज़ को देख पाएँ. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितना भी आज मैंने इस पॉडकास्ट में शेयर किया वो आई थिंक सिर्फ 1% था जो रियलिटी है जिसके बारे में बात कर रही हूँ. आप मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में लोगों के साथ क्या हो रहा है. एंड एक बहुत ही ऐसे टॉपिक के ऊपर काम कर रही हूँ जिसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है, हालांकि ये बहुत सारे लोगों की जीवित सच्चाई है. तो it's only the support of people that can encourage me and help me to continue doing work like this. So please do watch my documentary. Of course, और लोग जरूर देखेंगे. Thank you so much, Deepika. It was nice having you here. So much. Thank you so guys, this was me, Hamraj Borai, और आप देख रहे थे City Talks only on Radio City. City Talks.